नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। संघ प्रमुख मोहन भागवत आजकल चर्चाओं में बने हुए हैं। 16 दिसंबर को जैसे ही योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में बयान आया तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान आया। वो उस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लंबी बहस कर चुके हैं। लेकिन अब मोहन भागवत साहब का एक और बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने भारत के इतिहास को विकृत करने का काम किया है। उन्होंने जो हिंदुस्तान का इतिहास था उसे हमारे सामने नहीं आने दिया। जातियों में बांटा, धर्म के आधार पर बांटा, भौगोलिक आधार पर बांटा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने वक्त बाद, मतलब आजादी भी हमें 1947 में मिल चुकी थी, कई इतिहासकार, कई लेखक इस बात के ऊपर तमाम किताबें लिख चुके हैं कि किस तरीके से हमारे इतिहास को दबाया गया, छुपाया गया, वामपंथियों के द्वारा हो या फिर आजादी के बाद जो लेफ्ट लिबरल लॉबी थी, जो गैंग था, उन्होंने सही इतिहास हमारा बताया ही नहीं। लेकिन अब मोहन भागवत को यह याद क्यों आया है वो बताएंगे हमारे सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ये 75-76 सालों बाद जो भागवत साहब को ये बात याद आई है, मैं तो इस बात का कुछ मतलब समझ नहीं पाया। नहीं, सही कहा है कि ब्रिटिश शासकों ने हमारे इतिहास को दबाया। बिल्कुल, सब सहमत है इस बात से। ये हाँ, सब सहमत है। लेकिन सिर्फ ब्रिटिश शासकों ने दबाया है, उसके बाद भी दबाया गया। हाँ, आजाद भारत में भी वही सवाल है। अच्छा देखिए, लॉर्ड मैकॉले के बारे में पहले मैं बता देता हूं कि ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 2 से 3 मिनट लूंगा। देखिए, 1835 में मैकॉले की शिक्षा नीति इस देश में लागू हुई। ठीक है। 2 फरवरी 1963 को उसने अपनी बहन मार्गरेट को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में वो लिखता है कि हमने जो शिक्षा नीति लागू की, मैं भारत में घूमा, वो यहां से शुरू करता है। उस चिट्ठी को पढ़नी चाहिए, वो अवेलेबल है, ब्रिटिश आर्काइव्स में भी है, हर जगह है। उसने कहा कि मैं भारत में घूमा, भारत में मुझे भिखारी नजर नहीं आए और लोग भले गरीब हैं पर किसी के सामने हाथ फैलाते हुए नजर नहीं आए। वहां के गांव जो हैं वो अपने आप में एक आर्थिक यूनिट है, सेल्फ सफिशिएंट है, उन्हें बाकी दुनिया से बहुत जरूरत महसूस नहीं होती। ऐसे में तो हम शासन नहीं कर सकेंगे। लॉर्ड मैकॉले 2 फरवरी 1863 की चिट्ठी में लिखता है कि भारत में शासन करने का एकमात्र उपाय यह था कि उनकी अपनी व्यवस्था को नष्ट करो, उनमें हीन भावना पैदा करो और अंग्रेजों यानी शासकों के प्रति आदर की भावना उत्पन्न करो। ये बाकायदा लॉर्ड मैकॉले ने लिखा है। तो उसकी नीति तो स्पष्ट थी, उसने तो जो लिखा वो सब पर है। उसके बाद उसने 3-4 उसमें चीजें थी। अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। उसके बाद जो ब्रिटिश महान पुरुष थे उनके जीवनी पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भारत के बारे में कि भारत गंदा था, यहां सिर्फ जातिवाद था और यहाँ के लोग ऐसे ही, धूल था, गर्मी थी, यही आलतू फालतू। और जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने हमें सभ्य बनाया। यही मैकॉले की शिक्षा का मूल आधार था। और उसने कहा भी था कि मेरी पढ़ाई पढ़ने के बाद, हमारी शिक्षा नीति के बाद जो भी नवयुवक तैयार होंगे वो चमड़े से भले काले रहे लेकिन मन से अंग्रेज रहे। ये बात उन्होंने कही। ठीक है, ये तो मैकॉले हो गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मैं भारत के शिक्षा मंत्रियों की लिस्ट आपके सामने पढ़ता हूं आजादी के बाद से। जी, पहले जरूरी है, दर्शकों ध्यान से सुनिएगा। इस देश को शिक्षा मंत्री नहीं मिले थे, जब नाम सामने आएंगे तो खुलासा होगा। जी बताइए। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, उसके बाद हुमायूं कबीर, उसके बाद मोहम्मद करीम चांगला, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद 2 बार ये भारत के शिक्षा मंत्री बने। मतलब भारत के आजादी के 25 साल के इतिहास में कोई हिंदू नहीं मिला, कोई सिख नहीं मिला, कोई जैन नहीं मिला जिसे शिक्षा मंत्री बनाया जा सके। एक कालूलाल श्रीमाली को बनाया गया था थोड़े वक्त के लिए। कालूलाल श्रीमाली थे लेकिन उन्हें फिर हटाया। अब बताइए, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम। तो उन्होंने क्या हमें पढ़ाया कि मुगलिया सल्तनत से, हाँ, अकबर द ग्रेट। और 2 ही ग्रेट बताए गए, एक अकबर और दूसरे जिसने हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध अपना लिया, क्योंकि टारगेट बिल्कुल फिक्स था कि मुझे करना क्या है। अब मैं बताता हूं। और ये तो मुस्लिम की बात है। उसके बाद जो शिक्षा मंत्री हुए, मार्क्सवादी इतिहास पढ़ाया गया। सीपीआई के बारे में आपको पता है कि नहीं? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका गठन कहां हुआ था? इसका गठन हुआ था रूस के ताशकंद में। और मार्क्स के एक बहुत
पुराने दोस्त थे एंजल्स, उन्होंने भारत के बारे में यह लिखा था कि भारत की जब तक पारिवारिक व्यवस्था को नहीं तोड़ोगे तब तक वहां का समाज छिन्न भिन्न नहीं होगा, तब तक वो गुलाम नहीं रह सकता। उन्होंने एक परिवार के बारे में क्या लिखा था पता है जी? एंजल्स का मैं कथन बताता हूं। एंजल्स ने लिखा था कि भारतीय परिवार में जो पति है वो शासक है और जो पत्नी है वो सर्वहारा है, और हर सर्वहारा को शासक के खिलाफ क्रांति करने का ये, इसलिए वो फैमिली यूनिट को नहीं मानते। आप देखिएगा जो उस विचारधारा को मानते हैं मार्क्स के, एंजल्स के, वो सीधे आज भी बोलेंगे वी डोंट बिलीव इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज। वो शादी, तो यहां क्या हुआ कि पहला एक कोशिश हुई मैकॉले ने जिसने काले अंग्रेज पैदा किए, दूसरी कोशिश हुई जिसने मुगलों को महान बताया और हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने वाले अशोक का महान, और तीसरी कोशिश हुई जिसने हमारे परिवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। आदमी जब अकेला होगा, जब डिप्रेशन में होगा, जब उसके मामा ताया फूफा मौसा कोई काम वाला नहीं होगा, वो शहर में अकेला सिर्फ कमाने 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 पैसे के लिए होगा, तो क्या होगा, उस पर इंफ्लुएंस करना ज्यादा आसान। उसको आप जैसे चाहो तैसे मोड़ सकते हो, लेकिन अगर उसके साथ उसका परिवार होगा ना तो उसको मोड़ना मुश्किल है। ये बात समझ गए थे। तो नहीं, ये तो रही इतिहास का मैं बता, भारत के इतिहास की विकृति 3 चरणों में आई है। पहला मैकॉले, दूसरा मुसलमान और तीसरा मार्क्स। आज आपको शायद पता नहीं होगा, नासा में संस्कृत की पढ़ाई शुरू हुई। हाँ, पता है कि नहीं बात? दुनिया की 280 यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। हमारे यहां कोई कह दे संस्कृत तो बोलेंगे पंडित जी ब्राह्मणों का है, ये तो ब्राह्मणवाद है, हीन भावना से देखते हैं। एग्जैक्टली हाँ, एक ब्राह्मण भिक्षा मांगकर भी बदनाम हो गया और एक मौलवी हलाला करके भी नेक, अल्लाह का नेक बंदा रह गया। हाँ, देखिए ये तो रहा पंकज जी इतिहास, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 75 साल तो हो गए, आजादी को भी 76 साल हो गए, 11 साल से केंद्र में सरकार भी है बीजेपी की, मतलब संघ हो या बीजेपी हो या संघ एक ही बात है, तमाम राज्यों में भी है। तो क्यों भागवत साहब ने सरकार पर दबाव नहीं बनाया, सरकार से नहीं कहा कि इतिहास का पुनर्लेखन करवाया जाए, इतिहास के सही तथ्यों को जांचा जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। उस स्टेप में काम हुए हैं। वो जो नई शिक्षा नीति बनी है ना, इसमें यह कहा गया कि भारतीय भाषाओं की पढ़ाई, मतलब अगर आप तमिलनाडु में है तो बाकी सब पढ़िए ना, साइंस मैथ्स हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ पढ़िए, लेकिन एक तमिल आपको पढ़ना होगा। कर्नाटक में है तो सारे सब्जेक्ट के साथ एक कन्नड़ पढ़ना होगा। भारतीय भाषाओं को प्रश्रय देना, क्योंकि भारतीय भाषाओं में हमारी परंपरा संस्कृति ज्ञान का अद्भुत अपार भंडार है, वो अपार भंडारे में जानते हैं, और हर भाषा में है, हर भाषा में है। मेरा मतलब दूसरा पंकज जी, ये अच्छी बात है कि हर राज्य की भाषा को वहां के स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन जो इतिहास गलत पढ़ाया गया उसका क्या, जो दिमाग में छपा दिया गया कि अकबर महान था, वो बलात्कारी नहीं था, वो लुटेरा नहीं था। नहीं, वो एक एक करके धीरे धीरे, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इंडियन हिस्ट्री रिसर्च IHC उस संगठन का नाम है जी, वहां पे काम हो रहा है रिसर्च। आपकी आवाज नहीं आ रही शायद। नहीं, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री रिसर्च जी, ICHR है वो, वहां पे रिसर्च पेपर्स तैयार किए जा रहे हैं, और वैसी शिक्षा, वैसे इतिहास जो भारतीयों में आत्मगौरव की भावना को बढ़ाए, जो हमारे यहाँ के जो रत्न थे उनके बारे में पढ़ाना शुरू, और वो धीरे धीरे हो रहा है। देखिए क्या है ना कि हमारे पास जो 70 साल का बैगेज है, और उन्होंने कह दिया कि तुम कुछ नहीं थे, भारतीय थे, अगर अंग्रेज नहीं आते तो तुम सभ्य नहीं हो पाते, अगर तो अंग्रेज नहीं आते तो तुम्हारी शिक्षा दीक्षा नहीं थी। मैकॉले ने एक और काम किया था, मैकॉले ने किया था अधिनायकवाद, उसको बोलते हैं ओलिगार्की या एरिस्टोक्रेसी, अंग्रेजी में ये शब्द है। समाज के एक सिर्फ संभ्रांत तबके को एजुकेशन मिले। वो तो आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वो लड़ाई लड़ी है, जब तक अंग्रेज रहे नहीं पढ़ने दिया जाता था। हमारे यहाँ OBC दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, और ये किसी ब्राह्मण ने नहीं किया था, ये काम अंग्रेजों की शिक्षा नीति ने किया था। 1835 अगर अंग्रेज इतने अच्छे होते ना तो 1835 से 1947 तक इस देश में पढ़े लिखे दलित तैयार कर सकते थे, या पढ़े लिखे OBC तैयार कर सकते थे।
लेकिन उन्होंने एक संभ्रांत तबके तक ही वो एजुकेशन को रहने दिया और उन्हीं को अफसर बनाया ताकि बाकियों पर शासन कर सके। वो शासन करने के लिए शिक्षा थी। वो बाद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वो लड़ाई लड़ी, उसके बाद दलितों को शिक्षा, ओबीसी जो समाज के जो छूट गए थे वर्ग, वैसे वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन आप सोचिए कि लड़ाई लड़ी लेकिन वो दुश्मन हो गए काले अंग्रेजों के। और जब तक 1990 तक एक परिवार का जब शासन रहा ना, आप पता कर लीजिए, अपने आपके फादर होंगे, आपके चाचा होंगे, ताया होंगे, उस वक्त तक दलितों को शिक्षित करने के लिए पढ़ने का, देखिए, कागजों पर दे दिया था लेकिन पढ़ने देते नहीं थे। ओबीसी को पढ़ने देते नहीं थे। वो तो 1990 के बाद नरसिम्हा राव ने जब बाजार खोला और बड़े पैमाने पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खोलने लगे और ओबीसी आरक्षण, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, उसके बाद से इस देश का सामाजिक परिवेश बदला है। कांशी राम जी ने आंदोलन चलाया, मुलायम सिंह यादव पैदा हुए, लालू यादव पैदा हुए। उन्होंने डेमोक्रेसी को ग्रासरूट लेवल तक वो लेके चले गए और समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति वोट देने के लिए लड़ने मरने लगा। उसके बाद वो शिक्षित होना शुरू किया। जागरूकता तो यहां से, जब तक उस परिवार का शासन था तब तक तो वही पैटर्न चला था, वही ढर्रा चल रहा था। ठीक है, एक लाइन में जवाब चाहूंगा पंकज जी। पहला भाषण आजादी के बाद जब लाल किले की प्राचीर से पहला तिरंगा फहराया गया तो भाषण का नाम था द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। वो अंग्रेजी में दिया गया था। क्यों? कितने प्रतिशत लोग भारत में अंग्रेजी समझते थे उस वक्त, और किसके लिए दिया गया था? वो जो भाषा आम भारतीयों को समझ में नहीं आ रही थी, उस भाषा में आप भाषण दे रहे थे। यह था प्रभाव अंग्रेजी शिक्षा और मार्क्सवादी इतिहास का। एक आखिरी सवाल, सिर्फ एक लाइन में जवाब दीजिएगा। अभी आपने 70 साल के गार्बेज की बात की कि 70 साल का एक गार्बेज है, तो कहा जाता है कि हम 140 करोड़ या 144 करोड़ जितने भी हैं, हम उस गार्बेज को साफ करने लायक नहीं है या इच्छा शक्ति नहीं है? नहीं, देखिए क्या हुआ है ना कि नरेंद्र मोदी आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो आजादी के बाद पैदा हुए। ठीक है। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने थे ना, सब अंग्रेजों के राज्य में पैदा हुए थे, ब्रिटिश भारत में हुए थे। ब्रिटिश, और जो पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा दीक्षा, पारिवारिक परिवेश, अब देखिए ना, मनमोहन सिंह थे, विद ड्यू रिगार्ड मैं कहता हूं, वो बिल्कुल अंग्रेजों से इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने तो ब्रिटेन में जाके यहां तक कहा था कि आपने हमें सभ्य बनाया, वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड टुवर्ड ब्रिटिशर्स। और उससे पहले भी जो भी थे, आप देखिए ना, लाल बहादुर शास्त्री और अटल जी को छोड़कर ये सारे उसी परिवेश से निकले हुए थे। और इन दोनों की मजबूरियां ऐसी थी कि देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ने जिन परिस्थितियों में देश चलाया, उनकी प्रायोरिटी उस वक्त दूसरी थी। देश के लोग भूखों मर रहे थे, उन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन लाना था, पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण हो रहा था, वो उलझे रहे। अटल जी को जो शासन करने का मौका मिला, एक तरफ मायावती, एक तरफ जयललिता, वो रस्सी पन्नट की तरह चल रहे हैं। किसी तरह काम करते हुए उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम किए, इकोनॉमी में जो काम किए, ये सब किए। नरसिम्हा राव को मैं इस मामले में चैंपियन मानता हूं कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में इस देश का उद्धार कर दिया। तो इन प्रधानमंत्रियों को मैं जेम मानता हूं, और बाकियों ने तो शासन किया है। तो अभी जो मोदी का जो मौका मिला है, अगर अचानक कुछ कर देंगे ना, तो इस देश के अंदर ही विद्रोह हो जाएगा। बोले कि ऐसे कैसे? अरे नोटबंदी भी तो कर देते हैं सर अचानक आके, जीएसटी भी तो लगा देते हैं अचानक आके। नहीं, मोदी जी के लिए बड़े फैसले करना मुझे नहीं लगता इस कार्यकाल के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। नहीं, शिक्षा अचानक नहीं है ना। शिक्षा तो बचपन से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ता है। जो बच्चा 10वीं पढ़ के ये निकला है कि अकबर द ग्रेट और अशोका द ग्रेट, या फिर उन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का कोई इतिहास नहीं पढ़ा, उन्हें बप्पा रावल का कोई इतिहास नहीं पढ़ा, तो वो तो ये सोचेगा ना कि कौन बप्पा रावल, कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? उसने तो रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा है ना। तो वो 11वां के बाद अगर अचानक चेंज करेंगे तो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। वही तो दिक्कत है ना पंकज जी, जब तक वक्त आएगा तब तक बहुत लेट ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए, खबर को विस्तार देने के लिए। मोहन भागवत साहब आजकल अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में है। अब उन्हें यूं कहें सीधे तौर पर कि याद आया कि हमारे इतिहास को विकृत किया गया है अंग्रेजों के द्वारा। अब देखना दिलचस्प होगा, कहा तो उन्होंने जरूर है, लेकिन क्या बदलने के लिए भी कोई कदम उठाए जाते हैं? आपका क्या सुझाव है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।